छोटी छोटी सी जो छोटे छोटे एवीएम्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टर प्रेशर, उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, वो ड्रेन तो करती है दूसरी जगह, ड्रेनिंग तो है, ड्रेनिंग तो एक्सक्लूसिवली है ही है, मतलब कभी जैसे उनकी जगह तो ड्रेन कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, लेकिन उनके जो स्मॉल एवीएम है उनके में हेमरेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्मॉल हेमरेज जो लार्ज है उनकी वॉल्स खराब होती है, एक दूसरे में ब्लड पहुंच रहा है, लेकिन छोटी छोटी वालों की जो ब्लड वेसल्स है उनके फटने के चांसेस होते हैं। तो जो स्मॉल एवीएम्स होती हैं उनमें हेमरेज के ज्यादा चांस होते हैं एज कंपेयर टू लार्ज एवीएम वालों में, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, तो हेमरेज का हमने क्या पढ़ा कि 40 से 60% पेशेंट्स में एवीएम के में हेमरेज देखा जाता है, और वहीं अगर हम देखें तो जो स्मॉल एवीएम्स है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लार्ज एवीएम वाले के में। और ये भी देखा गया है कि एटलीस्ट जिन पेशेंट्स को हेमरेज हो गया है, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि अगर 100% केसेस हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि 50 से 60% केसेस में हेमरेज देखने को मिलता है। अब इन्हीं जिन लोगों में हेमरेज देखने को मिल रहा है उन्हीं 50-60% पेशेंटों में से उनके 30% में एपिलिप्सी देखने को मिलती है। एपिलिप्सी मतलब क्या, सिजर्स देखने को मिलते हैं। और देखो सीधी सी बात है, सिजर देखने को जब भी मिलते हैं क्या है कि पर्टिकुलर कोई पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो एबनॉर्मल न्यूरॉन क्या होगा, एबनॉर्मल न्यूरॉन्स डिस्चार्ज होने लग जाएंगे, एबनॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से सिजर्स आते हैं। तो मोस्ट कॉमन कितना, अगर आप उसको जैसे जिन लोगों में हेमरेज हो रहा है, अगर हेमरेज वालों को 100% मान लो तो उसका सिर्फ 30%, ठीक है। तो क्या है 100 के 50-60% में हेमरेज देखा जाता है, और उसकी भी 50-60% को अगर आप 100 मान लोगे तो उसके 30% में देखा गया है कि एपिलिप्सी आती है। और एपिलिप्सी भी अपन पढ़ चुके हैं, दो टाइप से आती है सिजर्स, या तो जनरलाइज्ड आएगा या पार्शियल आएगा, ठीक है। ये कैसे डिपेंड करेगा, जनरलाइज आ रहा है कि पार्शियल आ रहा है, क्योंकि जो एबीएम वो आपके सप्लाई का आपको पता है ब्रेन के कॉर्टिकल सरफेस पे सप्लाई होती है, पूरे आउटर सरफेस पे ना। तो अगर आप डिपेंड करता है कि कौन सी गड़बड़ हुई, अगर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की सप्लाई गई है तो आपको कैसा पार्शियल आएगा कि उसी जगह की जाएगी, और अगर कहीं पूरे की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है तो आपको फिर जनरलाइज्ड सीजर्स आएंगे, ठीक है। ये बस इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्या जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर्स कॉमनली अकर इन पेशेंट्स with AVM, especially if the lesions involve the cortical surface of patient presenting with hemorrhage, 30% have a history of epilepsy देखी गई है उनके अंदर, ठीक है। Just a second. तो अब अगला पॉइंट क्या है, बोले दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, कौन कौन सी पढ़ लिए, बोले हेमरेज दिखता है, एपिलिप्सी दिखती है, ठीक है। और क्या दिखेगी, बोले न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट दिखता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट का मतलब क्या है कि वो फिर वही सिंपल सी बात है कि अगर एबीएम है तो जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी तो वहां का सिस्टम बिगड़ने। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जो सिस्टम बिगड़ती हैं उनके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होता है बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया के लिए अगर एबीएम हो गया यानी उसके लिए ब्लड सप्लाई नहीं गई तो उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एबीएम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया के होते हैं कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट। अब जो मोटर मूवमेंट करते हैं इनको कंट्रोल करना, लर्निंग, आई मूवमेंट्स, कॉग्निशन यानी साइकोलॉजिकल सोचने समझने की क्षमता, इमोशंस, इन सबको आपका बेसल गैंग्लियन कंट्रोल करता है। अगर उसमें ईवीएम की गड़बड़ होगी तो फिर आपको क्या दिखेंगे, स्लो प्रोग्रेसिव क्यों का मतलब क्या, क्योंकि वॉलेंटरी मोटर कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा था, अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आप डर के मारे छोटे छोटे कदम लेंगे, तो है ना। तो वो भी दिख रही है, प्लस स्लो प्रोग्रेसिव डिमेंशिया भी दिखना है। स्लो प्रोग्रेसिव डिमेंशिया क्या, क्योंकि मेमोरी लॉस, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग आता था, उसका लर्निंग काम होता है, अगर लर्निंग नहीं होगी तो स्लो प्रोग्रेसिव डिमेंशिया भी होगा। हेमीपैरेसिस क्यों, क्योंकि वॉलेंटरी मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगा तो वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। विजुअल फील्ड इफेक्ट क्यों, क्योंकि हमने बोला था ये आई मूवमेंट को कर रहा था, इसलिए विजुअल फील्ड, आप देख कहीं और रहा है, देख कहीं और रहा है, होता है ना निस्टेमस पर, और भी बहुत सारी चीज है। तो क्या आई मूवमेंट इफेक्ट दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टील इफेक्ट क्या, वो इफेक्ट जो मैं आपको बता चुका हूं कि वेसल गैंग्लिया पे ब्लड सप्लाई पहुंचनी थी मगर वो कहीं और पहुंच गई, ठीक है। अब क्या बोले, और क्या हो सकता है, बोले हेडेक हो सकता है,
हेडेक तो देखो सब में ही लिखना है, अटैक्स ऑफ वेल लोकलाइज्ड हेडेक, यूनिलेटरल और थ्रॉम्बिंग, ये सबसे बड़ा साइन है कि एकदम हैवी, जैसे ऐसे समझ लो जैसे आपको किसका माइग्रेन अटैक पड़ रहा है, माइग्रेन अटैक भी एकदम लोकलाइज्ड हेडेक होता है, थ्रॉम्बिंग पेन होता है, और वो भी यूनिलेटरल जनरली होता है, ठीक है। तो एकदम वैसा से हेडेक होगा। क्रेनियल ब्रूट होगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। क्रेनियल ब्रूट का मतलब क्या होता है बोले एबनॉर्मल, जैसे अगर आप कभी देखते हो आपको अपनी पल्स की आवाज सुनी थी ना, जैसे एकदम पल्स चल रही है, तो आपको आई बॉल पर अगर आप कहीं ऐसे हाथ रखोगे ना, तो स्पेशली आपको मरमर की साउंड सुनाई, ऑस्कल्टेशन, जैसे कोई नर्व तड़प, ऐसे तड़प रही अपन होता है ना, नव वगैरह तड़क रही है या फिर ऐसा कुछ, तो अपन जैसे देखते हैं जैसे रेडियल नर्व ऐसे पल्सेशंस फील होता है, ऐसे ही आई बॉल पे आप हाथ रखेंगे तो आपको एबनॉर्मल पल्सेशंस फील होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पहुंच नहीं रही है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसे सिम्टम्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो क्रेनियल ब्रूट का मतलब याद रखना, ब्रूट का मतलब होता है वेस्क्यूलर मरमर, मरमर साउंड आप समझते हो है ना, तो वेस्क्यूलर मरमर होता है ब्रूट आपका, वेस्क्यूलर मरमर। तो आपको ये मोस्ट कॉमनली कहां, स्पेशली आई वॉल के ऊपर आप जब अगर हाथ रखेंगे तो आपको स्पेशली ये सुनने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, वही देखो वही सारी चीजें जो हो रही थी, हेमरेज पढ़ के ना, तो ब्लीडिंग इन द ब्रेन, हेमरेज, रिड्यूस ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू, ब्रेन डैमेज, हाइड्रोसेफेलस, और भी 10,000 कॉम्प्लिकेशन आप लिख के आ सकते हो। अगर किसी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो इन्फेक्शन होना, और इन्फेक्शन हो गया तो नहीं करा तो स्टार्टिंग में और क्या नेक्रोटिक स्टेज में ना पहुंच जाए तो और भी सारे फंक्शंस लॉस, कोई किसी फंक्शन में ना, आप हजारों कॉम्प्लिकेशंस लिख के आ सकते हो, है ना। इसमें तो कुछ लिखिए आप तो कितनी भी लिख के आ सकते हो। मैंने फिर वही बोला, सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन, न्यूरो के डिपार्टमेंट में तो आप फ्री हो, जो याद आए लिखाओ, लेकिन जो एक दो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर वही की, बाकी इसके अलावा और 4-5 लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, बोले सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में क्या नजर आएगा, सीटी स्कैन में आपको स्ट्रीक्स ऑफ इनहेंसमेंट रिप्रेजेंट डायलेटेड फीडिंग एंड ड्रेनिंग वेसल्स, इर्रेगुलर लीजन स्ट्रांगली एनहेंस विद क्रॉस। देखो अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका मैं अगर आपको डायग्राम दिखा दूं पहले तो आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब क्या उसकी डेफिनेशन, स्ट्रीक्स, स्ट्रीक का मतलब होता है लॉन्ग थिन लाइन और मार्क, यानी इस तरीके से आपको मार्क, थिन लाइन और ये सब नजर आएंगी, और वो रिप्रेजेंट डायलेटेड फीडिंग, एकदम फेल्यू डायलेटेड फीडिंग, ड्रेनिंग वेसल्स, क्योंकि वो लंबी भी हो गई थी और एकदम, और दूसरी जगह ड्रेन करती हुई भी नजर आएंगी, ठीक है। इरेगुलर लीजन्स नजर आएंगे, स्ट्रांगली एनहेंसिंग विद कॉन्ट्रास्ट, चमकदार, इस तरीके जैसे दिख रहे हैं, इस तरीके से ऐसे नजर आएंगे आपको। तो क्या स्ट्रीक्स ऑफ एनहेंसमेंट रिप्रेजेंट, इस तरीके से ये दिख रहा है, इस तरीके से आपको नजर आएंगे। और वहीं आपको अगर हम एमआरआई देखेंगे तो एमआरआई में तो आपको ब्लड वेसल्स आती है, तो आपको तो ब्लड वेसल्स मतलब चमकदार नजर आएगा, ये अलग अलग चमकदार, बिल्कुल जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इसमें देखो ये बिल्कुल इस तरीके से चमकते हुए अलग ही। इसमें तो आपको क्योंकि एमआरआई में तो ब्लड वेसल्स नजर आती हैं, तो इसमें इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन में क्या, स्ट्रीक्स ऑफ एनहेंसमेंट रिप्रेजेंट डायलेटेड फीडिंग एंड ड्रेनिंग वेसल्स, क्या हमने ये हमने सीटी स्कैन में देखा। एमआरआई में तो आपको वॉइड्स एकदम हम देख रहे थे अलग ही पूरी एक एक, क्योंकि वॉइड्स क्या, क्योंकि जिस जगह पर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वहां खाली स्पेस वो सारा नजर आएगा। एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोग्राफी इट इज एन इमेजिंग टेस्ट दैट यूज्ड एक्सरे टू व्यू बॉडी ब्लड वेसल्स। इसमें क्या, एंजियोग्राफी में आपकी स्पेशली ब्लड वेसल्स देखने के लिए होता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स ही गड़बड़ हो रही हैं, तो एंजियोग्राफी एक तरीके का एक्सरे है टू व्यू बॉडीज ब्लड वेसल। इसमें क्या स्पेशली देखने को देख सकते हैं आप, ये आपको दिखाएगा कि कहीं ब्लड वेसल्स नैरो हो रही है या कहीं लार्ज हो रही है या कोई माल फॉर्म्ड तो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें माल फॉर्म्ड तो हो रही है। तो एंजियोग्राफी विद, या तो एंजियोग्राफी आप सीटी स्कैन के साथ भी करा सकते हो या एमआरआई के साथ भी। तो एंजियोग्राफी में आप उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को देख लोगे कि उसमें क्या एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब पढ़ना है इसका मैनेजमेंट। बोले मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इसका। अब आपको मैनेजमेंट में ना एक बहुत प्यारी चीज सिखानी है, वो सिखानी है स्पिटलर मार्टिन ग्रेडिंग सिस्टम। बोले ये ग्रेडिंग सिस्टम है क्या, बहुत सिंपल है। क्या करना है, इन्होंने 3 चीजें बोली, बोले 3 चीजों को लेके चलो। इन्होंने पहले बोला कि साइज ऑफ एबीएम, साइज ऑफ एबीएम लो,
ठीक है। साइज ऑफ एबीएम में इन्होंने बोला कि ग्रेडिंग मतलब क्या, नंबर दो। इन्होंने बोला ग्रेडिंग में हम आपको साइज में 3 नंबर देंगे, 1, 2 और 3। उन्होंने बोला ये किसके डिपेंड में देंगे, बोले अगर 1 नंबर अब हम आपको जब देंगे जब एबीएम का साइज 3 सेंटीमीटर से कम होगा। तो यानी ये तो हमारे लिए अच्छी बात है यानी अब इससे ये क्लियर होगा कि जितने नंबर हमें कम मिलेंगे उतनी ही हमारे लिए अच्छी होगी, उतनी ही ग्रेड हमें कम, जितना ग्रेड हमें कम मिलेगा। ग्रेड कैसे है ना, तो पहले ये समझते हैं, पहला वाला समझते हैं, ठीक है। तो 3 ग्रेड 2 कब दोगे आप, बोले साइज 3 से 6 के बीच में। और बोले 3 कब दोगे, बोले 6 से ज्यादा हो, यानी 6 से ज्यादा तो कितना खतरनाक हो गया। पहला इन्होंने बोला कि साइज पे ग्रेड दो, फिर बोला दूसरी चीज किस पे ग्रेड दो, बोला इलिक्वेंस ऑफ एडजेसेंट ब्रेन। मतलब क्या, इलिक्वेंस ऑफ एडजेसेंट ब्रेन का मतलब क्या बोला इन्होंने, बोला कि इलिक्वेंस ऑफ एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज दैट कंट्रोल फंक्शन, मतलब कोई स्पेसिफिक एरियाज ब्रेन के जो आपके कंट्रोल फंक्शन करते हैं, डैमेज, अगर वो डैमेज हो जाए तो कॉज अ मेजर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। ऐसे ब्रेन के ऐसे एरिया जो बहुत फंक्शनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, अगर वो एक बार डैमेज होगा तो बहुत न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसे एरियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप उनको दोगे 1, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आप 0 दे दो, तो कोई बात है ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है। एक चीज और देखो कि जो वेनस ड्रेनेज हो रहा है, जो लेवल है वो कहाँ डीप है कि सुपरफिशियल। अगर सुपरफिशियल है तो आप उसको जल्दी ठीक कर भी लोगे, क्योंकि सुपर अगर डीप हुआ तो ब्रेन टिश्यूज के अंदर जाना इतना खतरनाक है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम एक तरीके से कायदे में सर्जरी के लिए पता, सर्जरी के लिए देखा गया कि ये ग्रेड निकालने से ये पता पड़ जाता है कि सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी या सर्जरी कितनी आसान होगी, कि हाँ कितना हाई रिस्क है, सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर सुपरफिशियल है तो उसको 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डीप है तो फिर इसको बंद दो। तो अब उन्होंने बोला कि ये 3 चीजें चेक करो, ये 3 चीजें, और तीनों के ग्रेड टोटल करो कि अगर किसी में इसमें अगर इसको 2 मिला है, इसमें 1 मिला है और इसमें 0 मिला है, तो टोटल करोगे तो 2 और 1 3, उस पेशेंट की ग्रेड हो जाएगी 3, पेशेंट की ग्रेड 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ना नीचे नहीं देखना, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन सुन आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका 2 सेंटीमीटर की एबीएम है, 2 सेंटीमीटर की एबीएम है और नॉन इलिक्वेंट एरिया है विद नो डीपली ड्रेनिंग वेसल्स। उसकी कौन सी ग्रेड होगी? 2 सेंटीमीटर एबीएम का एरिया, नॉन इलिक्वेंट है और डीपली ड्रेनिंग वेन्स नहीं है। 2 होगी सर। 2 कैसे होगी सर ये नॉन इक्विवेलेंट है तो 0 होगा उसका, और साइज ऑफ एबीएम के बेसिस पे देखे तो 2 निकलेगा, लेस देन, आपने 2 बोला है ना, तो लेस देन 3 हो गया। और सुपर, सुपरफिशियल है तो वहां हाँ 0 हो ही गया, उसके बेस हाँ। 1 हुआ ना, क्योंकि अगर मैंने क्या बोला 2 सेंटीमीटर एबीएम, तो 2 सेंटीमीटर तो लेस अच्छा देन 1, तो कौन सी हाँ वो मेरे को हाँ 3 और 6, ये 2 दिख रहा था मेरे को, 1 दिख नहीं रहा था उस वन वक्त वन मुझे। नहीं, वो देखना ही नहीं है, वो तो इसलिए मैंने वो पेज छोड़ो, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पेज छोड़ो। फिर अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। 4 सेंटीमीटर एबीएम है किसी को, ठीक है, और इलोक्वेंट एरिया है, यानी उसके मोटर, स्पीच, विजुअल कॉर्टेक्स, थैलेमस सब बिगड़ रहे, इलोक्वेंट एरिया है पेशेंट का, और पेशेंट का डीप वेनस ड्रेनेज भी है, कौन सी ग्रेड दोगे? 4 सेंटीमीटर है साइज और इलोक्वेंट एरिया इन्वॉल्व है और डीप भी है, कौन सा दोगे? कौन सी ग्रेड में आ जाएगा पेशेंट? जोड़ो, सिंपल ही करके जोड़ो। मैंने क्या बोला, 4 सेंटीमीटर है तो कौन सी ग्रेड में आ गया? साइज में, साइज की कौन सी ग्रेड में आ गया? आवाज आ रही है? सर ये वाले में तो 2 में आएगा, तो ये 2 हो साइज गया। ऑफ एबीएम में। हाँ 2 हो गया। अब मैंने बोला कि उसका इलोक्वेंट एरिया इन्वॉल्व है, तो इसमें तो फिर 1 होगा, तो 1 हो गया, 2 और 1। 1 हो गया। और मैंने बोला कि डीप भी है तो उसका भी 1 जोड़ लो, तो कितना हो गया ग्रेड? सर पैटर्न ऑफ आपने क्या बताया, सुपरफिशियल है कि डीप है? डीप 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 अच्छा तो 1 होगा, तो 1 हो, तो टोटल 4 हो गया सर। 4 हो गई। ठीक, 4। एक एक क्वेश्चन देता हूं, फिर से सॉल्व करो, फिर से कोशिश करना, ठीक है। साइज है पेशेंट का मोर देन 6, मोर देन 6 है, इलिक्वेंट एरिया भी इन्वॉल्व है, इलिक्वेंट एरिया इन्वॉल्व है और सुपरफिशियल वेनस ड्रेनेज है।
साइज है मैं 7, इलिक्वेंट एरिया इन्वॉल्व है और सुपरफिशियल ड्रेनेज है। सर साइज के अकॉर्डिंग तो उसको फिर जब 6 से ज्यादा तो 3 देंगे साइज के बेसिस पे। ठीक है, एलिक्वेंट एरिया इन्वॉल्व है तो कितना देंगे, 1 देंगे, और सुपरफिशियल है तो कितना देंगे, नहीं सॉरी, एलिक्वेंट एरिया इन्वॉल्व है तो कितना देंगे, 1 देंगे, सुपरफिशियल है तो देंगे कितना हो गया, 4। ओके सर, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से चलो फिर से ट्राई करो, एक क्वेश्चन और लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, आंसर बताने की कोशिश करना। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो ग्रेडिंग सिस्टम एक बार ये वाला। हाँ देखो समझ लो, वो इसलिए मैंने बोला कि ग्रेडिंग का मतलब है टोटल करना है। साइज पे पहले साइज की देखो, उन्होंने बोला कि 3 सेंटीमीटर से कम है तो 1 दो, 3 से 6 सेंटीमीटर के बीच में तो 2 दो, और 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 3 दो। यानी आपको पहले कोई पेशेंट की आपको 3 इंफॉर्मेशन देंगे, साइज देंगे, एडजेसेंट ब्रेन इन्वॉल्व है कि नहीं वो देंगे, प्लस सुपरफिशियल है कि डीप है वो देंगे, 3 इंफॉर्मेशन। तो पहले वाला इंफॉर्मेशन पार्ट सुनो, वो साइज क्या बता रहे हैं। अगर साइज वो 3 से कम बोल रहे हैं तो 1 दे दो, 3 से 6 के बीच में बोल रहे हैं तो 2 दे दो, 6 से ज्यादा बोल रहे हैं तो 3 दे दो, साइज खत्म। अगर वो क्या बोल रहे हैं कि जो एडजेसेंट ब्रेन है वो इन्वॉल्व है तो 1 दे दो, इन्वॉल्व नहीं है तो 0 दे दो। फिर देखो वो जो उन्होंने वेनस ड्रेनेज बताया है वो सुपरफिशियल बताया कि डीप बताया, अगर सुपरफिशियल बताया है तो 0 दे दो, और बोला है कि डीप है तो 1 दे दो। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसको 3 पार्ट में तोड़ो और फिर उसकी ग्रेडिंग करो कि अ पेशेंट हैज 5 सेंटीमीटर एबीएम, 5 सेंटीमीटर है, इलिक्वेंट एरिया है मतलब एडजेसेंट ब्रेन इन्वॉल्व है, और पैटर्न ऑफ ड्रेनेज भी डीप है, डीप वेनस ड्रेनेज है। 4 होगा सर। 4 सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बस ये ऑन द बेस ऑफ ग्रेडिंग की बेस पे हम देखते हैं, ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी और इनको करने की कोशिश करना। ये आपके कौन सी स्केल थी, ये वाली स्केल थी आपकी स्पेटलर मार्जिन ग्रेडिंग सिस्टम। ये आपको बताती क्या, ये आपको ये बताती है कि ऑन द बेस ऑफ ग्रेडिंग देखते हैं कि ग्रेडिंग जितनी मिनिमम होगी, जितने ग्रेडिंग अगर 1 2 ही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, पेशेंट के लिए लो रिस्की ऑपरेटिव। 2 के ऊपर चली गई तो भैया 2 3 के आसपास मॉडरेट है, 3 के ऊपर 4 पे चली गई ग्रेड तो कितना खतरनाक हो गया तो सर्जरी कितनी दिक्कत करता है। यानी ये आपकी सीवियरिटी को बताती है ये ग्रेड, ठीक है। इसको इसलिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, पहले साइज देखो, एडजेसेंट ब्रेन इन्वॉल्व है कि नहीं वो देखो, और फिर तीसरी चीज बोले क्या देखो, बोले डीप है कि सुपरफिशियल, यानी ड्रेनेज किधर है, ड्रेनिंग वेन्स किधर है। 3 चीजों को देखने के लिए मैंने आपको बोला था। अब ये इंडिकेशन क्या बताती है कि एक्सपेंडिंग हीमोटोमा एसोसिएटेड विद एवीएम प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। अब एक बहुत प्यारी लाइन बोल दी कि अगर एवीएम के साथ अगर हीमोटोमा भी होता चला जा रहा है, और वो क्योंकि अब एवीएम से ब्लड तो निकलता ही चला जाएगा और हीमोटोमा बढ़ता ही चला जाएगा, और जितना ज्यादा ब्लड हीमोटोमा बड़ा होता जाएगा, सीधी सी बात है उतना ही न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट अंदर आपकी तरफ होनी है, वो तो सिंपल सी बात है। अब इसमें बहुत बढ़िया चीज बताइए कि रिस्क ऑफ हेमरेज स्पेशली यंग पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। किस किस में रिस्क होती है कि हेमरेज हो जाए, यंग पेशेंट में, याद करना है यंग पेशेंट में। एबीएम 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यानी क्या ग्रेड 2 और 3 वाले का है, साइज में ग्रेड 2 और 3 वाले के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो उन लोगों में हेमरेज होने के ज्यादा चांस है। क्योंकि सही बात है, जितना बड़ा एबीएम होगा है और उसके फटने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो क्या बोला उसके लिए उतना ही हो जाएगा। अगर ग्रेड, अब मैंने वही बात बोली कि ऑपरेटिव अगर आप रिस्क देखोगे तो जिनकी ग्रेड 1 से 2 के बीच में उनकी सबसे कम है, ठीक है ना। और अगर वहीं आप देखोगे हाई किस्म ग्रेड 4 5 हो, क्योंकि ग्रेड 4 5 होंगी कब, क्योंकि ब्रेन का भी हिस्सा एलिगेंट तो हो ही जाएगा। 4 5 कब होगी, यानी साइज भी बहुत होगा पेशेंट का, सीधी सी बात है। 1 तो होगा नहीं, 2 3 के आसपास होगा, क्योंकि उन दोनों का एक एक जोड़ लो, नीचे वालों का एक, अगर ब्रेन इन्वॉल्व है तो 1 मिलेगा, डीप होगी तो 1 मिलेगा, यानी 2। अब 4 कब होगा कि सुपरफिशियल साइज कौन सा है, जो 3 से 6 के बीच में हो। और 5 कब होगा, जब सब मैक्सिमम पर है, यानी साइज भी 6 से बड़ा है तो उसकी आप 3 जोड़ लोगे, एडजेसेंट ब्रेन इन्वॉल्व है तो उसकी 1 जोड़ लोगे और डीप है तो उसकी भी 1 जोड़ लोगे, तब 5 होगा।
तो 4-5 वाला बहुत खतरनाक, क्योंकि वहां डीप भी होता है, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है और प्लस साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो वो हाई रिस्क पर होते हैं ऑपरेटिव के लिए। ठीक है, ये जब आप ऑपरेटिव उठाएंगे, जब आप ओटी में जाएंगे तो वहां पर याद रखना इस तरीके से नहीं होता, वहां पर ऐसे सिर्फ ये लिखी हो, ये लिख के लिखा होगा पेशेंट्स हेल्थ इज सॉरी स्पिरिचुअल माइल्डिंग ग्रेडिंग इतना। अब आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट का एवीएम कितना रिस्की है, ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल विद एग्जांपल बार बार सिखाया। घर पे जाके और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जब बाद में दोबारा पढ़े तो फिर हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार। मेथड्स क्या रहेंगे ट्रीटमेंट के? पहला काम क्या, ऑपरेटिव करके बाहर निकालो भैया उसको, और क्या कर सकते हो? तो ऑपरेटिव एक्सीजन, कंप्लीट एक्सीजन ऑफ द एवीएम, है ना। और कंप्लीट एक्सीजन कर किस में पाओगे? जो साइज में छोटे हो, पहली बात तो, यानी स्मॉल एवीएम हो। दूसरी बात, तो ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेन में इन्वॉल्व होगा तो अपन को एक्सिट करके निकालोगे कैसे, वो तो दिक्कत खड़ी कर देंगे। तो कौन से, जो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, जिनका साइज सबसे छोटा हो, ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं हो, डीप भी नहीं हो, यानी ग्रेड 1, तो स्मॉल एवीएम, ठीक है, उनमें आप ऑपरेटिव करके एक्सेस करके बाहर निकाल सकते हो। सबसे अच्छी इमेज गाइडेंस लो, प्रॉपर किस जगह पे, वहीं जाके उनको निकालो। और अगर जो लार्जर रीजन है, जिनको जो जैसे हाई साइज है, यानी 6 सेंटीमीटर से बड़ा, यानी साइज में 3 ग्रेडिंग, ठीक है, और जिनके डीप भी हैं और क्या बोलते हैं ब्रेन भी इन्वॉल्व है, तो उनके में बहुत रिस्क हो जाती है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरफ्यूजन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। हाइपरफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है? बोले हाइपरफ्यूजन सिंड्रोम इज अ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कैन लीड टू सीवियर ब्रेन स्वेलिंग इन, ठीक है। तो क्या, अगर जो आपकी, जब आप अगर निकाल भी लोगे, अगर आप उनको निकालने की कोशिश करोगे, तो जो वेन्स और जो आर्टरीज हैं जो उनसे निकल रही हैं, उनको बाद में क्या हो जाता है, उनमें बाद में हो जाता है हाइपरफ्यूजन सिंड्रोम, यानी उनके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है और उनके फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत डीप होती हैं, आप इन्वॉल्व करके निकालोगे तो बहुत दिक्कत क्रिएट कर देती हैं। तो ये ग्रेड इसी के रिस्पेक्ट में थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या दूसरा होता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी क्या होती है? बोले सीधी सी बात है, रेडियो सर्जरी आप समझते हो, बीम ऑफ लाइट, यानी फोकस्ड बीम, कोबाल्ट की फोकस्ड बीम डालते हैं एकदम किस पर, जो पर्टिकुलर एवीएम पर कोबाल्ट की एकदम हाई बीम डालते हैं, है ना। और ये जनरली नियर अबाउट 75% एवीएम को खत्म कर देता है। ऑब्लिएट्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ये नियर अबाउट एक एवीएम का जो 3 सेंटीमीटर के आसपास यानी छोटा वाला एवीएम है, तो उसका 75% को ये तोड़ के खत्म कर देगा, लेकिन छोटे वाले में, बड़े में नहीं, ठीक है। ये इसलिए जो भी सर्जरी आपको बता रहा हूँ स्मॉल के लिए बता रहा हूँ, बड़े के लिए बहुत रिस्की हो जाती है, तो अभी हमने ये पढ़ा। और लास्ट वाला होता है एम्बुलाइजेशन। एम्बुलाइजेशन में आइसोब्यूटाइल साइनोक्राइलेट के इंजेक्शन डाल दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, वो प्लगिंग कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। जो ब्लड वेसल्स है ना, जो एबनॉर्मल हेमरेज कर रही है एबनॉर्मल हेमरेज वगैरह कर रही है, तो उसको क्या प्लग कर दो। प्लग कैसे कर देते हैं? बोले इसका इंजेक्ट कर देते हैं, ये वहां जाकर क्लॉट बन जाती है और ऐसे रुक जाती है, तो ब्लड वेसल्स वहां से ब्लड बाहर नहीं निकलता। ये मतलब एक तरीके का क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को एम्बुलाइजेशन के कुछ देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, बहुत ज्यादा आ रही है तो रिलीफ के लिए, फिर बाकी में आखिरी में आपको सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। ये था इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फॉर